नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा रावत और एक विशेष चर्चा में आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, सुभारती अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत कुमार भटनागर जी। आप स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सर से। सर मैं अभिभावक हुए हैं और बच्चे हैं, उनकी तरफ से आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ। सभी को जानकारी जैसे कि होनी चाहिए, क्योंकि आप शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से जुड़े हैं और मेडिकल लाइन की आपको अच्छी जानकारी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। उनको शुरू से ही किस तरह से उनको पढ़ाई कराई जाए, किस तरह से उनको प्रिपेयर किया जाए ताकि वो आगे जाके सक्सेस हो सके? अ, आशा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सर्वप्रथम तो उनके अंदर एक तो सेवा का भाव होना बहुत ज़रूरी है। उनको मेहनत से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस में जब आप प्रवेश लेते हैं, मेडिकल में करियर बनाते हैं, तो आपके हाथों में एक व्यक्ति की ज़िंदगी होती है, जिसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो सबसे पहले तो दिमागी रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम एकेडमिकली बात करें, तो 11th और 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई करना ज़रूरी है। इसके साथ जो बाकी जो सब्जेक्ट 2 और होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ये 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं। कई जगह बायोलॉजी जो है वो बॉटनी और ज़ूलॉजी में डिवाइडेड होती है। लेकिन 11th और 12th से पहले भी छात्र का विज्ञान के प्रति रुचि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस की पढ़ाई बहुत विशाल है, अनंत है। तो अगर छात्र की में रुचि होगी और वो रुचि जो डेवलप होती है बच्चे में, वो शुरुआती कक्षाओं में ही, छठी 7वीं कक्षाओं में ही रुचि जो है वो डेवलप होनी चाहिए, तभी बच्चा जो है वो आगे इसको सहजता से पार कर पाएगा। सर मेडिकल लाइन में कई तरह के जैसे कोर्स हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसके लिए क्या है? देखिए, जो एलोपैथिक डॉक्टर है, उसके लिए जो कोर्स होता है वो एमबीबीएस का कोर्स होता है। एमबीबीएस में जो प्रवेश होता है वो नीट यूजी के थ्रू होता है। नीट यूजी ऑल इंडिया लेवल की एक परीक्षा है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, इन 4 विषयों के सवाल इसके अंदर आते हैं। और बेस जो होता है वो एनसीईआरटी कक्षाओं एनसीईआरटी में जो पढ़ाते हैं वो होता है, लेकिन उनसे संबंधित जो कंसेप्चुअल सवाल हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, या जो उसके अंदर डीप नॉलेज जो है वो बच्चों की टेस्ट की जाती है। नीट यूजी एक कठिन परीक्षा है। लाखों परीक्षार्थी प्रतिवर्ष बैठते हैं और चंद हजार ही इसके अंदर जो है वो सफल हो पाते हैं। तो तैयारी बहुत ज़रूरी है, समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल ज़्यादा होते हैं, समय कम होता है। और साथ में पूरे 2 सालों की चीज़ें याद रखना, कम समय में उनका सही उत्तर पे टिक करना, तो इस सब की जो प्रैक्टिस है वो भी ज़रूरी होती है। कोचिंग की बात करें तो कोचिंग से आपको एक दिशा ज़रूर मिलती है, लेकिन सेल्फ स्टडी या जो अपने आप से जो आपको मेहनत करनी है, वो कई गुना इम्पोर्टेंट है। कहीं भी आप कोई भी कोचिंग लगाएँ, ट्यूशन लगाएँ, वो आपको राह दे सकती है, गाइडेंस दे सकती है, लेकिन उस राह पर तो छात्र को खुद ही चलना है। तो सेल्फ की जो मेहनत है, वो उसके अंदर बहुत ज़रूरी होती है। एमबीबीएस के अलावा अगर कोई जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सक बनना चाहे, तो उसके लिए बीए एमएस का कोर्स होता है। नीट की परीक्षा भी उसको पास? हाँ, नीट की परीक्षा से ही एडमिशन बीए एमएस में होता है। अलग-अलग इसके अंदर होता है कि कुछ काउंसलिंग्स जो होती हैं, तो वो काउंसलिंग बच्चा जो है वो जिसमें जाना चाहता है वो काउंसलिंग भरता है और फिर नीट के स्कोर के ऊपर जो होता है वो एडमिशन होता है। उसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बीएचएमएस का कोर्स होता है। यूनानी चिकित्सा के लिए बीयूएमएस का कोर्स होता है। इसके अलावा कुछ पैरामेडिकल या मैं कहूँगा एलाइड हेल्थ के कोर्स होते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए बीपीटी का कोर्स होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट बनने के लिए बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री बी ऑप्ट कहते हैं उसका कोर्स होता है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बनने के लिए बीआरआईटी का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है। इन सब कोर्सों में कुछ में डिप्लोमा भी उपलब्ध है। और लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपके पास बीएमएलटी का कोर्स होता है। फार्मासिस्ट बनने के लिए बी फार्मा का कोर्स होता है। तो एलाइड हेल्थ में भी ये सारे जो भी कोर्स हैं एमबीबीएस के अलावा, और हाँ जो भूल गए, जो दंत चिकित्सक बनने के लिए बीडीएस का कोर्स होता है। तो एमबीबीएस के अलावा भी जो छात्र हैं वो अगर
दूसरी फील्ड में भी जाना चाहते हैं चिकित्सा संबंधित, तो वो इस तरह के कोर्स कर सकते आप अभी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कि हमने बताया दोनों में ही काम कर रहे हैं। अभी आप जो पढ़ाते हैं, कौन-कौन से क्लास के बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाते हैं? हैं। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड का ही नहीं, देश का एक अग्रणी विश्वविद्यालय है। यहाँ पर कई विषयों में कोर्सेज अवेलेबल हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय में एमबीबीएस है। एमबीबीएस में जो एडमिशन होता है वो नीट के थ्रू होता है। इसके अलावा हमारे पास डी फार्मा, बी फार्मा के कोर्स उपलब्ध है। हमारे पास डीएमएलटी और बीएमएलटी जो लैब टेक्नीशियन है इनके कोर्स उपलब्ध है। बीएमआरआईटी जो रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी का कोर्स उपलब्ध है। बी ऑप्ट ऑप्टोमेट्रिशियन का कोर्स उपलब्ध है। और अब हमारे इस साल से हमारे जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी बैचलर कोर्स बहुत जल्दी उपलब्ध होने की संभावना है। सर आप अभी सुभारती में अपनी चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं, तो सुभारती में भी कितने डॉक्टर होंगे? देखिए, जो सुभारती अस्पताल है देहरादून में, ये गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय का संबद्ध अस्पताल है। जो गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय है वो एनएमसी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक मेडिकल कॉलेज है। और जो एनएमसी के मानक होते हैं, हमारा अस्पताल उन मानकों को पूरा करता है। हर विभाग में अलग अलग चिकित्सकों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो प्रत्येक जो विभाग होते हैं उनमें लगभग 8 से 10 सीनियर कंसल्टेंट्स और लगभग इतने ही 8 से 10 जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स की जो होती है वो आवश्यकता होती है। और सुभारती अस्पताल में सभी जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें एनएमसी मानकों के हिसाब से चिकित्सक जो है वो उपलब्ध है। सर अभी सुभारती अस्पताल में जैसे कि सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत योजना है, उसके अलावा कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिसमें आदमी इलाज करा सकते हैं लोग? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। सुभारती अस्पताल में आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सीजीएचएस, एसजीएचएस, ईएसआई, गोल्डन कार्ड इन मरीजों का उपलब्ध है इलाज। प्राइवेट इंश्योरेंस है आपके पास, तो भी इंश्योरेंस के अंतर्गत इलाज उपलब्ध है। साथ ही क्योंकि हमारी एक चैरिटेबल संस्था है और कई ऐसे आमजन होते हैं जिनके पास ना तो कोई आयुष्मान कार्ड है, ना वो किसी और इंश्योरेंस के लाभार्थी हैं, तो अस्पताल द्वारा समय समय पर चैरिटेबल योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे अभी हमारी एक बहुत विशाल बोधि उत्सव योजना चल रही है, जिसके अंदर बेहद न्यूनतम दरों पे मरीज का इलाज किया जाता है। पहले तो आप ये बोधि जो आपने उत्सव बताया उसके विषय में बताएं हमें। बोधि उत्सव योजना के अंतर्गत जो मरीज का परामर्श है, सामान्य परामर्श है वो निःशुल्क है। बेड चार्जेस जो है वो निःशुल्क है। जांचों पर जो है वो 50% तक की छूट है और लगभग दवाओं पे भी 20 से 25% की छूट है। और जो ओटी चार्ज है वो माफ है। छोटी सामान्य प्रक्रियाएं जो होती हैं, ऑफिस प्रोसीजर जिन्हें कहते हैं, वो निःशुल्क हैं। और भर्ती मरीज के लिए तो ये फायदे हैं ही, साथ ही अगर मरीज ओपीडी में भी आता है तो उसको भी लगभग 25% तक इसके अंदर छूट जो है वो मिलती है। इसका लाभ सर आपने बताया अभी हमें बोधि उत्सव के बारे में कि बोधि उत्सव चल रहा है, इसमें यही सुविधाएं हैं। ये कितने टाइम तक चलता है? क्या कोई इसकी अवधि है, समय अवधि? देखिए, समय समय पर ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं और अभी हम बात करें तो बोधि उत्सव का हमारा तृतीय चरण चल रहा है। और ये जो चरण है ये अभी अप्रैल माह तक चलने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद अगर उच्च प्रबंधन का होता है डिसीजन तो इसको आगे भी विस्तारित किया जा सकता है। आमजन जो है उसका फायदा, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं सुभारती में, हम जानते हैं जैसे कि, तो कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? उनके लिए कुछ विशेष कार्ड बनता है या कैसे? देखिए, अगर कोई इसका लाभ लेना चाहता है तो हमारा हेल्प डेस्क पे पीआरओ अवेलेबल होते हैं। वे उन्हें बता सकते हैं कि उनके पास कोई आयुष्मान कार्ड या इस तरह का कार्ड उपलब्ध नहीं है और वह सक्षम भी नहीं है अपना इलाज जो है वो महंगा इलाज कराने के लिए, तो फिर वो पीआरओ से संपर्क करें और जो भी मैनेजमेंट द्वारा गाइडलाइंस होती है पीआरओ उनको गाइड करेंगे और उनको इस स्कीम के अंतर्गत भर्ती अभी आपने बताया हमें आयुष्मान भारतीय बोधि उत्सव के बारे में, लेकिन अभी जो सुभारती में जो हमेशा जो चलती रहती है वो कौन सी स्कीमें हैं जो बिल्कुल एकदम निःशुल्क होती है? मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा और आपके दर्शकों को भी कि सुभारती द्वारा सुभारती मातृत्व योजना के तृतीय चरण भी चलाया जा रहा है। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मातृत्व अभियान करके जो उन्होंने लॉन्च किया है,
मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए, तो भारतीय अस्पताल भी पूर्णतः उसमें सहयोग कर रहा है। और अभी भी प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं दूर दराज के, जहां पर सुविधाओं के या पैसों के अभाव में जो डिलीवरी है वो घर पर करी जाती है। और जब घर पे डिलीवरी होती है तो उसके साथ कई तरह के खतरे होने का बना रहता है। तो संस्थागत प्रसव को प्रमोट करने के लिए अस्पताल के ट्रस्ट द्वारा भारतीय अस्पताल में पूर्णतः निशुल्क नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरियां की जा रही हैं। इसके अंदर सामान्य दवाइयां, सामान्य जांचें, बेड चार्ज, ओटी चार्ज, लेबर चार्ज सब शामिल है। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी के पास धन का अभाव है और वो एक सुरक्षित प्रसव किसी अच्छे संस्था में चाहते हैं, तो वे भारतीय अस्पताल में आ सकते हैं। निःशुल्क उनका जो है वो डिलीवरी जो है महिला की कराई जा रही है। इसके अलावा एक और जो देखा गया है मोतियाबिंद के बारे में, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या गांव के क्षेत्र हैं, वहां पर भी कई जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सफेद मोतिये की शिकायत होती है, और वो भी कभी-कभी धन के अभाव में इसका इलाज नहीं ले पाते हैं या नॉलेज नहीं होती है इतनी। तो भारतीय अस्पताल द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए जा रहे हैं, जिसके अंदर भी सामान्य जांचें, सामान्य लेंस और जो भर्ती का जो चार्ज है, बेड चार्ज है, वो सब निःशुल्क इसके अंदर कराया जा रहा है। ये जो आपने बताया मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन के बाद कितने दिन मरीज को जो है ना अस्पताल में रहना पड़ता है उसके बाद? देखिए, अब तो जो है वो बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन के बाद शाम को या एक रात ऑब्जर्वेशन में रख के अगले दिन जो है वो छुट्टी कर दी जाती है, मरीज घर जा सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे डॉक्टर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं तीसरे दिन, सातवें दिन, वो मरीज आके फिर दिखा। उत्तराखंड जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र यहाँ ज्यादा है और कई जगह ऐसी भी है जहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। उसमें सरकार या सुभारत अस्पताल किस तरह का कार्य कर रहा है? बिल्कुल आशा जी, आपने सही कहा कि जो उत्तराखंड राज्य है वह कहीं कई कई दुर्गम इलाके हैं उसके अंदर, और भारतीय अस्पताल देहरादून स्थित है। लेकिन हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में भी हम जो है स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएं। इसके लिए भारतीय अस्पताल द्वारा अपने स्तर से विभिन्न अन्य सामाजिक सेवा संस्थाओं से मिलकर, समाज सेवियों से मिलकर भी कैंप जो है वो दूर के इलाकों में, चक्राता, त्यूनी या और दूर के इलाकों में लगाए जाते हैं। साथ ही सरकार के साथ भी मिलके, जैसे अभी सरकार का भी एक कैंपेन चला था जिसके अंदर उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसोड़ और बड़कोट में या हरिद्वार के भी कुछ जगह कैंप लगाए गए थे। तो सरकार द्वारा हमारे साथ कोलैबोरेशन किया गया था और हमने बिल्कुल सरकार को पूरी मदद करी थी इसके अंदर कैंप लगाने के लिए। और उसी तरह जैसे अभी हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी नेत्र पखवाड़ा का अभी बीच में आयोजन किया था, तो उसके अंदर भी उत्तराखंड से कुछ संस्थानों को ही चयनित किया गया था निःशुल्क नेत्र स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए। तो भारतीय अस्पताल भी उसके अंदर एक था, और भारतीय अस्पताल द्वारा भी निःशुल्क जो है नेत्र लाभ उस पखवाड़े में लोगों को पहुंचाया गया। सर, आपने जैसे कि जिक्र किया कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दूर जगह पे आप कैंप लगाते हैं, तो कैंप में किस तरह की सुविधाएं आप देते हैं? देखिए, कैंप में हमारे जनरल फिजिशियन, डेंटिस्ट यानी कि हमारे जनरल फिजिशियन मौजूद होते हैं, दांतों की जांच होती है, नेत्रों की जांच होती है जिसमें कैटरैक्ट यानी कि सफेद मोतियों को स्क्रीन किया जा सकता है, नजर के चश्मे को स्क्रीन किया जाता है। साथ में जो बेसिक दवाइयां हैं उनका निःशुल्क वितरण होता है। और एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत ना सिर्फ एलोपैथी, हमारे कैंपों में योगा, नेचुरोपैथी और जो आहार विशेषज्ञ है वो भी जाते हैं, ताकि वे आयुष पद्धति जो है उसकी भी लोगों को जानकारी दे सके और उनकी भी जो स्वास्थ्य जो उनकी पद्धति के हिसाब से जो स्वास्थ्य लाभ है वो भी मरीज जो है वो उठा। आप सुन रहे थे सुभारती अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं प्रशांत कुमार भटनागर जी। काफी समय से चिकित्सा के क्षेत्र में इनका अनुभव है, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने हमारे दर्शकों से साझा की। उन्होंने बताया किस तरह से सुभारती दूर दराज कैंपों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं अपने पहुंचा रहा है, और सुभारती इस तरह से अच्छे कार्य करते रहे। धन्यवाद।